दोस्तों, हम अक्सर पॉलिटिकल डिबेट्स या फिर न्यूज़ वगैरह में किसी न किसी आइडियोलॉजी का नाम सुनते ही रहते हैं। लेकिन कई बार किसी आइडियोलॉजी का सही मीनिंग ना पता होने की वजह से हम या तो बात का गलत इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं या फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए हमें हर आइडियोलॉजी का कम से कम बेसिक मतलब तो पता होना चाहिए। तो हेलो गाइस, आप देख रहे हैं बेसिक ज्ञान और इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ आइडियोलॉजीज के बारे में, जैसे एनार्किज्म, अथॉरिटेरियनिज्म, कम्युनिटेरियनिज्म, कम्युनिज्म, कंजर्वेटिज्म, कॉर्पोरेटिज्म, डेमोक्रेसी, एनवायरमेंटलिज्म, फेसिज्म एंड नासिज्म, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, लिबरलिज्म, लिबर्टेरियनिज्म, नेशनलिज्म, पॉपुलिज्म, प्रोग्रेसिविज्म, रिलीजियो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, सटायरिकल एंड एंटी पॉलिटिक्स, सोशलिज्म, सिंडिकलिज्म एंड ट्रांसह्यूमनिज्म। वैसे तो इनमें से कई आइडियोलॉजीज आपस में दूसरी आइडियोलॉजी से इंटरलिंक्ड हैं और किसी भी आइडियोलॉजी की कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं होती। इनकी पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग मल्टीपल डेफिनेशंस होती हैं। इस वीडियो में हमारा मकसद होगा सिर्फ इन आइडियोलॉजीज का बेसिक मतलब समझना। आइए अब एक एक करके इनकी बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एनार्किज्म की। तो एनार्की एक ऐसी पॉलिटिकल फिलॉसफी है जिसे लेके काफ़ी लोगों को मिसकंसेप्शन है। एनार्की वर्ड को हम न्यूज़ वगैरह में बहुत ही नेगेटिव टर्म की तरह यूज़ करते हुए देखते हैं और इसे डिसऑर्डर या क्योस से एसोसिएट करते हुए सुनते हैं। लेकिन रियलिटी में एनार्किज्म पेसिमिस्टिक की बजाय एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू वाली आइडियोलॉजी है। इसकी ओरिजिनल डेफिनेशन में कहीं भी डिसऑर्डर, केओस या किसी भी टाइप के वायलेंस का जिक्र नहीं किया गया है। ग्रीक टाइम से इस आइडियोलॉजी का मतलब द आइडिया ऑफ लिविंग विदाउट रूल यानी बिना किसी अथॉरिटेटिव सिस्टम की सोसाइटी को समझा जाता है। और मॉडर्न एनार्किस्ट आइडियाज विलियम गुडविन और विल्हेम विटलिंग जैसे थिंकर से जोड़ के देखे जाते हैं। पीजे प्रूडोन सबसे पहले ऐसे पॉलिटिकल फिलोसोफर थे जिन्होंने 19वीं सेंचुरी में खुद को एनार्किस्ट कहा था। नेक्स्ट, अथॉरिटेरियनिज्म यानी सत्तावाद। ये एक तरीके से एनार्किज्म का एकदम ऑपोजिट होता है, जिसमें सोसाइटी के सभी लोग किसी एक इंस्टीट्यूशन या पर्सन को एब्सोल्यूट अथॉरिटी मानते हुए उसकी सभी कमांड्स और डायरेक्शंस को फॉलो करते हैं। इस टाइप के सिस्टम की कॉन्स्टिट्यूशन और रूल्स एंड रेगुलेशन से जुड़ी सारी पावर्स उसी एक इंस्टीट्यूशन के पास होती हैं। ऐसे सिस्टम में इंस्टीट्यूशन का लीडर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पर्सन होता है जो अपनी मन मर्जी से कुछ भी कर सकता है। नेक्स्ट, कम्युनिटेरियनिज्म यानी समुदायवाद। ये एक सोशल फिलॉसफी है जिसे पहली बार 19वीं सेंचुरी में कॉइन किया गया, लेकिन इसके विचार उससे बहुत पहले से एरिस्टोटल के ज़माने से मौजूद हैं। इसके अकॉर्डिंग इंडिविजुअल की चॉइस उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, कम्युनिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कम्युनिटी की प्रायोरिटी एक इंडिविजुअल से हमेशा ज़्यादा है। इस आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग कम्युनिटी सभी लोगों को एक सोशल आइडेंटिटी देती है और कम्युनिटी में रह के ही इंडिविजुअल्स अपनी पर्सनैलिटी डेवलप कर पाते हैं। उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट पे ज़्यादा प्रभाव कम्युनिटी का ही होता है, ना कि उनका खुद का। इसलिए कम्युनिटी की सिग्निफिकेंस ज़्यादा है। नेक्स्ट, कम्युनिज्म यानी साम्यवाद। ये एक ऐसी फिलोसफिकल, सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक आइडियोलॉजी है जिसका मकसद है एक कम्युनिस्ट सोसाइटी सेटअप करना। कम्युनिज्म एक एंटी कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी है। ये इंडिया में अर्ली 1920 से मूवमेंट के रूप में मौजूद था, जिसके बाद फिर 1925 से 1964 तक ये सोशल और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के रूप में मौजूद रहा। कम्युनिज्म सोशलिज्म का ही एक स्पेसिफिक फॉर्म है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अगला है कंजर्वेटिज्म यानी रूढ़िवाद। ये एक एस्थेटिक, कल्चरल, सोशल और पॉलिटिकल फिलॉसफी है जो ट्रेडिशनल सोसाइटी यानी पारंपरिक समाज को प्रमोट और प्रिजर्व करने की कोशिश करती है। इसके अकॉर्डिंग कम्युनिटीज़ को अपने कल्चर और सिविलाइजेशन को कंजर्व करके रखना चाहिए। कंजर्वेटिज्म के सपोर्टर्स अक्सर प्रोग्रेस और डेवलपमेंट का विरोध करते हैं और ट्रेडिशनल वैल्यूज पर लौटने की मांग करते हैं। नेक्स्ट इज कॉर्पोरेटिज्म यानी निगमवाद। इस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग सोसाइटी को डिफरेंट कॉर्पोरेट ग्रुप्स में ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए, जैसे एग्रीकल्चर, लेबर, मिलिट्री, बिजनेस, साइंटिफिक एटसेट्रा। और ये ग्रुप्स लोगों के कॉमन इंटरेस्ट के बेस पे डिसाइड किए जाने चाहिए। अगला है डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र, जो एक ऐसी आइडियोलॉजी होती है जिसमें सोसाइटी को चलाने के लिए, उसके सभी नियम कानून वगैरह बनाने के लिए एक ऐसी टाइप की गवर्नमेंट होती है जो खुद सोसाइटी के लोगों द्वारा ही वोटिंग करके चुनी जाती है। ऐसी गवर्नमेंट में चुने जाने वाले गवर्नमेंट ऑफिशियल्स उसी सोसाइटी के लोगों में से होते हैं। डेमोक्रेसी वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर आइडियोलॉजीज में से एक है। द इकोनॉमिस्ट मैगजीन के डेमोक्रेसी इंडेक्स के हिसाब से न्यूजीलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क एटसेट्रा देश फुली डेमोक्रेटिक कंट्रीज में आते हैं। नेक्स्ट इज एनवायरमेंटलिज्म यानी पर्यावरणवाद। एक ऐसी ब्रॉड फिलोसफी, आइडियोलॉजी और सोशल मूवमेंट है जिसका मेन कंसर्न है एनवायरनमेंट की सुरक्षा और पर्यावरण की कंडीशन में सुधार करना। इस आइडियोलॉजी का मानना है हमें अर्थ की नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करके रखना चाहिए
और जो डैमेज ह्यूमंस ने उस पर किए हैं, जिसकी वजह से अर्थ के क्रिटिकल सिस्टम एलिमेंट्स और प्रोसेस में चेंजेस आए हैं, उनके रिस्टोरेशन और इम्प्रूवमेंट पे काम करना चाहिए और अर्थ की नेचुरल हैबिटेट को मेंटेन रखना चाहिए। अगला है फासिज्म एंड नाजिज्म। ये एक फार फाइट अल्ट्रा नेशनलिस्ट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जिसमें डिक्टेटरशिप यानी तानाशाही शासन होता है, अपोजिशन को फोर्सफुली सप्रेस किया जाता है और एक मजबूत शासन और इकोनॉमी बनाने पे जोर दिया जाता है। इस आइडियोलॉजी की शुरुआत मेनली यूरोप में 20th सेंचुरी में हुई थी। फेसिस्ट मूवमेंट वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान सबसे पहले इटली में उभरा, जिसके बाद वो यूरोप के दूसरे कंट्रीज में भी फैलता गया। इस आइडियोलॉजी के आइडियाज एनार्किज्म, डेमोक्रेसी, लिबरलिज्म और मार्क्सिज्म जैसी आइडियोलॉजी को अपोज करते हैं। नेक्स्ट इज आइडेंटिटी पॉलिटिक्स यानी पहचान की राजनीति। ये एक ऐसी पॉलिटिकल अप्रोच है जिसमें किसी पर्टिकुलर आइडेंटिटी फैक्टर जैसे किसी पर्टिकुलर जेंडर, रिलीजन, रेस, सोशल बैकग्राउंड, सोशल क्लास वाले लोग अपनी अपनी आइडेंटिटी के बेस पे कुछ पॉलिटिकल एजेंडास डेवलप कर लेते हैं। ये टर्म कई सारी चीज़ों को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ की जाती है, जैसे मल्टीकल्चरलिज्म, वुमेन्स मूवमेंट, सिविल राइट्स, लेस्बियन एंड गे मूवमेंट्स एटसेट्रा। नेक्स्ट इज लिबरलिज्म यानी उदारतावाद। ये एक ऐसी पॉलिटिकल और मॉरल फिलॉसफी है जो इंडिविजुअल राइट्स की बात करती है, लिबर्टी और कानून के सामने समानता के अधिकार की बात करती है। लिबरल्स वैसे तो चीज़ों को लेके काफ़ी ब्रॉड व्यू रखते हैं, लेकिन आमतौर पर वो इंडिविजुअल राइट्स जैसे सिविल राइट्स और ह्यूमन राइट्स, लिबरल डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म, रूल ऑफ लॉ, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ रिलीजन एटसेट्रा जैसे आइडियाज़ को सपोर्ट करते हैं। लिबरलिज्म की शुरुआत एज एन पॉलिटिकल एंड इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन 17th सेंचुरी में हुई थी, लेकिन इसके फिलोसफिकल आइडियाज़ 8th सेंचुरी BC से मौजूद हैं। नेक्स्ट इज लिबर्टेरियनिज्म यानी उदारवाद। ये एक ऐसी पॉलिटिकल फिलॉसफी है जो लिबर्टी यानी स्वतंत्रता को एक प्रमुख मूल्य के रूप में मानता है। लिबर्टेरियंस पॉलिटिकल फ्रीडम को मैक्सिमाइज करने के लिए स्टेट यानी गवर्नमेंट की पावर्स को कम से कम रखना चाहते हैं ताकि सोसाइटी के लोगों को अपनी फ्रीडम ऑफ चॉइस मिले। इस आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग किसी भी सोसाइटी में स्टेट के पास कम से कम पावर होनी चाहिए जिससे काम चल जाए, यानी एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल की फ्रीडम को हर्ट ना कर सके। इसके अलावा कोशिश यही रहनी चाहिए कि लोगों को अपनी मनपसंद चीज़ें करने का और अपने तरीके से रहने सहने का पूरा राइट मिले। अगला है नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद। ये एक ऐसी आइडियोलॉजी है जिसका मानना है कि जिन लोगों की कॉमन आइडेंटिटी और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो एक अलग पॉलिटिकल कम्युनिटी यानी कि देश बना सकते हैं और अपनी एक अलग टेरिटोरियल बाउंड्री बना के रह सकते हैं। ऐसे देश के मैनेजमेंट से जुड़ी पावर्स उन्हीं के द्वारा बनाई गई गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए बिना किसी आउटसाइड इंटरफेरेंस के। आगे अपनी एक सिंगल नेशनल आइडेंटिटी मेंटेन करने के लिए उनके पास खुद की ज्योग्राफिक लोकेशन, गवर्नमेंट, कल्चर, एथनिसिटी, लैंग्वेज, रिलीजन, ट्रेडिशन एटसेट्रा होने चाहिए। अगला है पॉपुलिज्म यानी लोक लुभावनवाद। ये एक ऐसी पॉलिटिकल फिलॉसफी है जिसमें आम लोगों को सपोर्ट करने और उनके फायदे करने की बात की जाती है, जैसे महंगाई को ख़त्म करना, टैक्स को कम करना एटसेट्रा। हालांकि ये सभी चीज़ें पूरा करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी पॉपुलिस्ट पार्टी या लीडर्स पब्लिक की इन डिमांड्स का यूज़ करके लोगों का सपोर्ट हासिल करने की कोशिश करते हैं। ये टर्म 19th सेंचुरी के एंड में डेवलप हुआ था। उस समय ये कई पॉलिटिशियंस, पॉलिटिकल पार्टीज और मूवमेंट्स के लिए यूज़ किया गया था। उसके बाद से ये अक्सर नेगेटिव सेंस में यूज़ किया जाने लगा। पॉलिटिकल साइंस और सोशल साइंस में इसकी कई सारी अलग अलग डेफिनेशंस देने की कोशिश की गई। हालांकि कुछ स्कॉलर्स का कहना था कि इसके मीनिंग में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होने की वजह से इस टर्म को पूरी तरह से रिजेक्ट कर देना चाहिए। नेक्स्ट इज प्रोग्रेसिविज्म यानी प्रगतिवाद। ये एक ऐसी पॉलिटिकल फिलॉसफी है जो सोशल रिफॉर्म यानी सामाजिक सुधार के आइडियाज़ को सपोर्ट करती है। इसके अकॉर्डिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल ऑर्गेनाइजेशन जैसी चीज़ें प्रोग्रेस करने के लिए यानी ह्यूमन कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। 18th और 19th सेंचुरी में यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाने के लिए ये आइडियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट बन गई थी। नेक्स्ट इज रिलीजियो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज यानी धार्मिक राजनीतिक विचारधारा। ये वो आइडियोलॉजीज होती हैं जो किसी पर्टिकुलर रिलीजन बेस पर होती हैं। रिलीजन ने इतिहास में कई बार लोगों को एकजुट कर संगठित करने का काम किया है। हालांकि कुछ लीडर्स और पार्टी इसका पॉलिटिकल फायदा उठाने के लिए भी यूज करते आए हैं। कई राजनीतिक पार्टियां रिलीजन से सीधे प्रभावित या पारित हुई हैं। अगला है सैटारिकल एंड एंटी पॉलिटिक्स। पॉलिटिकल सैटायर यानी राजनीतिक व्यंग्य ऐसा व्यंग्य है जो पॉलिटिक्स में एंटरटेनमेंट ढूंढने में माहिर होता है।
सटायर का इस्तेमाल कुछ पॉलिटिकल विचारों से असहमति जाहिर करने के लिए भी यूज़ किए जाते हैं, खासकर वहाँ जहाँ क्रिटिसिज्म और डिसेंट जाहिर करना गवर्नमेंट द्वारा बैंड हो। पॉलिटिकल सटायर पॉलिटिकल प्रोटेस्ट या फिर पॉलिटिकल डिसेंट से थोड़ा अलग होता है, क्योंकि इसमें ज़रूरी नहीं है कि इसके पीछे कोई पॉलिटिकल एजेंडा हो और ये पॉलिटिकल प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है, जबकि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि इसका मकसद सिर्फ एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करना हो। सटायर को नेपोलियन थर्ड के टाइम से यानी 19th और 20th सेंचुरी से देखा जाता आ रहा है। अगला है सोशलिज्म यानी समाजवाद। ये एक ऐसी पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक फिलॉसफी है जिसका मानना है कि सोसाइटी में किसी के पास भी अकेले प्राइवेट प्रॉपर्टी जैसे ज़मीन और बिल्डिंग्स की ओनरशिप नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ज़मीन एक नेचुरल रिसोर्स है। दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज जैसे झील, नदियाँ, समुद्र, पहाड़, झरने, तालाब एटसेट्रा की तरह इस पर भी सभी लोगों का बराबर का अधिकार है। बिल्डिंग्स और इकोनॉमिक रिसोर्सेज की इंडिविजुअल ओनरशिप होने की बजाय सोशल ओनरशिप होनी चाहिए, यानी किसी भी चीज़ में किसी की मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। सोसाइटी में लोग अपनी क्षमता के हिसाब से काम करेंगे और उन्हें अपने काम के हिसाब से चीज़ें मिलेंगी। इंडिया के फ्रीडम फाइटर्स जैसे महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंदा एटसेट्रा सभी सोशलिस्ट विचारधारा वाले लोग थे। अगला है सिंडिकलिज्म यानी श्रमिक संघवाद। इस आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग वर्कर्स और लेबरर्स की लोकल ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशंस होनी चाहिए जो उनके हक और अधिकार की बात करे और स्ट्राइक्स और प्रोटेस्ट करके उनका हक उन्हें दिलाए। इस आइडियोलॉजी के हिसाब से वर्कर्स को स्टेट यानी गवर्नमेंट और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी पे बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहिए। सिंडिकलिस्ट्स के अकॉर्डिंग स्टेट यानी गवर्नमेंट कैपिटलिस्ट के एजेंट की तरह होती है। स्टेट वही करेगा जो कैपिटलिस्ट क्लास, इंडस्ट्रियल क्लास और बिजनेस क्लास के स्वार्थ में है, और पॉलिटिकल पार्टीज भी किसी ना किसी क्लास को ही रिप्रेजेंट करेंगी। ये लेबरर्स और वर्कर्स के जेन्युइन इंटरेस्ट की बात ये कभी नहीं कर पाए, इसलिए इनका मानना था कि वर्कर्स को अपने अधिकारों के लिए खुद ही लड़ना पड़ेगा और वो ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ही अपने हक के लिए आंदोलन कर सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट हमारी लिस्ट में है ट्रांसह्यूमनिज्म। ये कई सारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज का एक ग्रुप है जिनका मानना है कि इंसान को अपनी मेंटल और फिजिकल कैपेबिलिटीज बढ़ाने के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से डेवलप करने की ज़रूरत है। बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके ह्यूमन्स अपनी कैपेबिलिटीज़ और लंबे समय तक जीने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं और बाय बर्थ या बाय एक्सीडेंट हुए बॉडी में डिफेक्ट्स को ठीक कर सकते हैं। ऐसी टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए कई बड़ी बड़ी कंपनीज रिसर्च में लगी हुई हैं, जैसे सेंस रिसर्च फाउंडेशन, एलोन मस्क की न्यूरालिंक, हेल्सियन मॉलिक्यूलर एटसेट्रा। दोस्तों, अगर आप इस टॉपिक को इंग्लिश में रीड करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं basicgyan.com, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो ये थी डिफरेंट टाइप ऑफ आइडियोलॉजीज। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करो यार, एंड नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।